ऐसा अक्सर के कहा जाता है कि सच कहानी से ज़्यादा अजीब होता है। शायद आपको आज का केस किसी फिल्म से लिया हुआ एक हिस्सा लगेगा, मगर हैरानी पूर्वक ये कहानी सच है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान किस हद तक गिर चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि क्यों। ये असली घटना है डैनियल लाप्लांटे की, जो 1987 में अरेस्ट हुआ था। जुर्म था, उसने एक प्रेग्नेंट औरत और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। पर उसने उन्हें मारने से पहले जो किया वो इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो हर मिस्ट्री या डॉक्यूमेंट्री लवर को जानना चाहिए। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ मिस्ट्री डिकोडेड। आज डिस्कस करेंगे डैनियल लाप्लांटे का केस, जिसमें अंतिम हद की जेलसी, धोखा, डेस्परेशन और क्रूरलिटी झलकती है। डैनियल लाप्लांटे का बचपन मैसाचुसेट्स में गुजरा, जहाँ पहले वो बस छोटी मोटी चोरी किया करता था। छोटेपन से ही वो आवारा गर्दी करने में बहुत मशहूर था। उसे अपने एरिया में अपना डर फैलाना पसंद था, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, मतलब किसी भी तरह से। जब वो 15 साल की उम्र में था, कई बार उसकी पिटाई उसके पड़ोसियों द्वारा हो चुकी थी, क्योंकि वो हर आए दिन दूसरे दिन पड़ोसियों के घर में चोरी करता पकड़ा जाता। पर ये वही टाइम था जब डैनियल का झुकाव चोरी पे कम और दहशत पे ज्यादा आने लगा। उसने अपने विक्टिम के दिमाग के साथ खेलना पसंद था, जैसे चोरी के बाद उसी जगह पे अपनी सिग्नेचर छोड़ना, चीजें इधर उधर फेंक देना, जिस घर पे चोरी करने जा रहा है जानबूझकर अपनी जगह से हटाना, पलंग को इधर उधर खिसकाना, अन्य चीजें। उसका ये सब करने के पीछे मोटिव यही था, जिससे उस घर के मालिक को घर पे घुसते ही पता चल जाए कि वहां कुछ हुआ था या वहां डैनियल आया था। उसकी ये ऑब्सेशन इतनी हद तक बढ़ गई थी कि डैनियल अब बस लोगों के घर में चोरी छुपे घुसता तो था, बट चोरी के नियत से नहीं। अब उसका एक ही उद्देश्य था, कैसे उस घर मालिक डराना और उस घर मालिक के दिमाग के साथ खेलना। डैनियल का जन्म मई 15, 1970 में टाउनशिप मैसाचुसेट्स नामी एक जगह में हुआ। ये एक छोटा सा शहर था जहाँ कुदरत और लोग मिल बांट कर रहते थे। हरा भरा शहर, फ्रेंडली लोग, जहाँ किसी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। यहाँ डैनियल की बचपन वाली जिंदगी एकदम अपने शहर से उल्टी चल रही थी। जहाँ दूसरे बच्चों का घर अच्छे फर्नीचर और बिस्तर से लैस था, वहीं डैनियल का एक पुराना सा झोपड़ी, टूटा फूटा हुआ डल सा घर था, जिसमें आपको कचरे और गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जहाँ दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें चूमते, गले लगाते, वहीं इसके पेरेंट्स इसे मारते, बुरा बर्ताव करते, डैनियल के साथ शोषण करते। डैनियल को सबसे ज्यादा दुख इसी चीज का था कि उसने जिसपे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने डैनियल का फायदा उठाया। हम आगे जानेंगे कि वो कैसे, और शुरुआत उसी के बाप से ही हुई। डैनियल का बाप एक दरिंदे से कम नहीं था, जो उसे फिजिकली, इमोशनली और अन्य तरीके से भी इस्तेमाल करता था, या मैं कहूँ कि उसका शोषण करता था। ये सब होते ही जल्द ही डैनियल अपने माँ के साथ रहने चला गया, जहाँ वो अपने सौतेले बाप और भाई बहन के साथ रहने लगा। ऐसा नहीं था कि उसकी माँ ने, भाइयों ने, बहनों ने उसे प्यार नहीं दिया, पर तब तक काफी लेट हो चुका था। अब तक डैनियल के बाप की आदतें, डैनियल के बाप का स्वभाव डैनियल के अंदर घर कर चुका था। जब डैनियल 6 साल का हुआ, उसे अपने बर्ताव में बदलाव पता चलने लगे। एक बार उसकी पड़ोसी, जिसका नाम जिल गैरी एंड जिम था, डैनियल को उन्होंने हायर किया उनके खेत से पत्थर या ईंट हटाने के लिए, ताकि वो लोग उस पर खेती कर पाए। इसमें दोनों का काम हो जाता, यानी जिल गैरी एंड जिम का भी खेत साफ हो जाता और डैनियल की भी कुछ कमाई हो जाती, जहाँ वो बाद में फल लगा सकते या सब्जी उगा सकते थे। जिल का कहना था कि खेत में पौधे उगे कुछ दिन ही हुए थे कि 6 साल छोटे डैनियल ने, पहले तो उसने सब कुछ साफ कर दिया, फिर जब पौधे लगे तब 6 साल छोटे डैनियल ने एक दिन पत्थरों से मार मार कर सारा फसल बर्बाद कर दिया, ऑब्वियसली आक्रोश में आकर। तभी पता चल गया था कि डैनियल के साथ सब कुछ सही नहीं है, मगर ये तो बस शुरुआत ही थी। डैनियल सेंट बर्नार्ड स्कूल फिट्जबर्ग में पढ़ता था। स्कूल वालों का कहना था कि वो बहुत अजीब सा स्कूल पे रहता था और उसी वजह से उसके काफी कम दोस्त बन पाए। उसके घर की परेशानियां स्कूल लाइफ को भी अफेक्ट करने लगी थी, जिसके चलते वो पढ़ाई में कमजोर था और जल्द ही उसे डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा। ये वो बीमारी है जिसमें लोगों को पढ़ने में, समझने में काफी दिक्कत आती है, और वो डिस्लेक्सिया से मजबूर बच्चे बाकी बच्चों से काफी स्लो होते हैं। जब वो 15-16 साल का हुआ,
डैनियल अपने पड़ोसियों के लिए एक सरदर्द से कम नहीं था। उनका कहना था कि वो अपने घर में कम और पास के जंगल में ज्यादा वक्त बिताता या वहीं पे ही रहता था। उसकी ऐसी सब आदतों के चलते उसकी फैमिली को भी उसकी परवाह सताने लगी। हफ्तों तक नहीं नहाना, ना बाल बनाना, ना अच्छे कपड़े पहनना, ना ही खुद साफ रहना, ये थी डैनियल की आदतें। फैमिली ने उसे एक पास के साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना सही समझा, जहां पाया गया कि उसे एक कंडीशन है जिसे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक इंसान में ना समझने वाली ऊर्जा आ जाती है। डैनियल के केस में वो उस शक्ति को गलत कामों में लगाता था। फैमिली ने उसी साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट शुरू करना सही समझा। पहले के कुछ हफ्ते तो सही गए, फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ना चालू हो गई। वो साइकियाट्रिस्ट जिस पे डैनियल सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने ही डैनियल का शोषण करना चालू कर दिया। जो चीजें डैनियल की जिंदगी में सुधार ला सकती थी, उसने ही उसकी जिंदगी बद से बदतर बना रखी थी, और यहीं से सब कुछ और खराब होना चालू हो गया। और डैनियल एक मेंटल कंडीशन से प्रभावित हो गया, जिसमें जैसे हमको पता था, डैनियल को लोगों के दिमाग से खेलना अच्छा लगता था। दूसरों के घर पे चोरी छुपे घुसना, चीजें छुपाना, गिराना, तोड़ना, इधर उधर करना और भाग जाना। और उसे इस चीजों में पता नहीं क्या मजा आता था। शायद उसे ये सोच के मजा आता था कि उसकी इसी हरकतों से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, या ऐसा कह लो कि उसे दूसरों का दुख में अपनी खुशी दिखती थी, पर उसे इससे कुछ अब ज्यादा चाहिए। जब वो ऐसी हरकतें कर कर भागता, उसे इस चीज का दुख होता कि काश वो उन लोगों को परेशान होते हुए देख पाता, पर जल्द ही उसे अपने इस चीज का भी तरीका मिल गया। यहाँ से डैनियल की कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। साल था 1986। डैनियल को अपने एरिया के एक पास के घर का लैंडलाइन नंबर मिलता है। ये घर उसके घर से बस 2 गली छोड़कर ही था, 93 लॉरेंस स्ट्रीट, मैसाचुसेट्स। इस घर में 3 लोग रहते थे, ब्रायन एंड्रयूज और उसकी 2 बेटियां, एनी और जेसिका एंड्रयूज। और एनी इस घर की बड़ी बेटी थी। जब डैनियल ने पहली बार उस लैंडलाइन पे कॉल किया तो फोन एनी ने उठाया, और उसे झूठ कहा डैनियल ने कि उसे एनी का नंबर उसके किसी दोस्त से मिला है जो उसके साथ उसके स्कूल में ही पढ़ती है। डैनियल ने इस 15-16 साल की लड़की के दिमाग में अपनी एक ऐसी छवि बना दी थी जिसे वो मना कर ही नहीं सकी। उसने उसे कहा कि वो एक लंबा चौड़ा गोरा और गुड लुकिंग लड़का है और वो एनी के घर के पास ही रहता है। ये सारी चीजें जब एनी को पता चली कि वो जिससे बात करती है वो दिखने में इतना अच्छा है, तो दिन भर दोनों के बीच बातें होने लगी। एनी के दिल में डैनियल के लिए फीलिंग्स आने लगी। बस इसी चीज का डैनियल को इंतजार भी था। जो ही उसे लगा कि एनी अब उसके प्यार में गिर चुकी है, तो डैनियल ने अपना प्लान आगे बढ़ाया और एनी को एक डेट के लिए पूछ लिया, और दोनों का प्लान किसी पास के एक कैफे में मिलने का तय हो गया। मिलने वाले दिन एनी जल्दी से तैयार होती है, क्योंकि आज उसे लेने उसके सपनों का राजकुमार आ रहा था, या एटलीस्ट उसे तो ऐसे ही बताया गया था। घंटी बजी और एनी ने गेट खोला। अपने सामने खड़े हुए उस लड़के को देखकर एनी का सारा सपना चूर चूर हो गया। डैनियल अपने डिस्क्रिप्शन से एकदम उल्टा दिखता था। गंदे से कपड़े, गंदे से बाल। उसे देख के समझ में आ रहा था जैसे उसने कई दिन से नहाया नहीं है। फिर भी उस छोटी से एनी ने डैनियल का दिल रखने के लिए उसके साथ डेट पे चलने पे राजी हो गई। अब डेट को 1 घंटा भी नहीं हुआ था चालू हुए कि एनी के सब्र का घड़ा फूट गया और वो डैनियल को वहीं छोड़कर, यानी कैफे में छोड़कर वापस चली आई। पर एनी के साथ बिताए उस 1 घंटे में ही डैनियल ने एनी और उसके फैमिली के बारे में इतनी जानकारी निकाल ली थी जिसके चलते वो अब हफ्तों तक उन्हें टॉर्चर करने वाला था। एनी ने उसे बताया था कि हाल ही में उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी। तो डैनियल उसे अजीब व गरीब उसकी माँ से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे तो एनी को कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था। यकीनन ऐसे क्वेश्चंस एनी को डैनियल के सामने और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहे थे, और इसी चीज का फायदा डैनियल ने उठाया। एक शाम को ऐसे एनी और उसकी बहन अपने घर पर उदास बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, अपनी मम्मी को याद कर रहे थे और ओइजा बोर्ड की मदद से अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करना चाह रहे थे। हमेशा की तरह उन्हें इस बार भी लगा कि शायद कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन तभी बाहर के दीवारों से नॉक नॉक की आवाज आती है। तो उन्हें लगता है कि ये शायद उनकी माँ की आत्मा है जो अब उनसे बात कर रही है। तो इसी खुशी में वो उस वक्त और सवाल पूछने लगते हैं अपनी माँ से ही रिलेटेड, और उनके हर सवाल का जवाब उनको नॉक नॉक की आवाज में ही आता है।
और धीरे धीरे ये हर रात की कहानी बन गई। और कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। जो चीज़ शुरुआत में उन्हें अच्छी लगती थी, अब वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा रास्ता लेने लगी। वो आवाज़ अब हर वक्त आने लगती है, और कई बार तो इतनी तेज एनी और उसकी बहन नींद से भी उड़ जाते हैं। घर में अजीबो गरीब हरकतें होना चालू हो जाती हैं। टीवी में अपने आप चैनल का बदल जाना, अलग अलग रूम में किसी की चलने की आहट आना। जब बच्चे स्कूल से लौटते तो देखते कि उनके घर का फर्नीचर अपने जगह से हटा हुआ था और हर तरफ शराब की खाली बोतलें पड़ी होती थी। हालत इतने खराब हो गए कि दीवारों पे अजीब अजीब से लिखाई रहना, जिसमें लिखा होता था कि मैरी मी, कम एंड फाइंड मी, आई एम इन योर रूम, ऐसी चीजों का लिखा होना पाया गया। इतना सब होने के बाद एनी को पता लग ही गया कि ये उसकी माँ की आत्मा तो नहीं हो सकती। हो ना हो उन्होंने और किसी बुरी आत्मा या शक्ति को जगा दिया है, और अब वो बुरी शक्ति उनसे उसका बदला ले रही है या लेना चाहती है, ऐसा एनी को लग रहा था। उन्होंने इन सब बातों के बारे में अपने पिता ब्रायन एंड्रयूज के साथ शेयर करना ही सही समझा, जो उनके साथ उस घर में हो रहा था, और शायद उन्होंने किसी बुरी आत्मा को जगा दिया है। ब्रायन सब कुछ अपनी बेटियों से सुनता है, और सुनने के बाद उनकी बेटियों को इतना सीरियसली ना लेते हुए कहता है, शायद पक्का ये कोई वहम होगा। शायद दोनों अपनी माँ की मौत से इतने दुखी हैं, जो कि वो ऑब्वियसली हैं, कि उन्हें ऐसा सब कुछ महसूस हो रहा है। एक शाम दिसंबर 1987 को वापस से वो ठक ठक की आवाज आती है। इस बार आवाज घर के बेसमेंट से आती थी। अब तक दोनों बहन इस तरह के परेशानियों से तंग आ चुके थे, और इस बार हिम्मत करके दोनों ने बेसमेंट में जाने का सोचा, हाथ में एक चाकू लिए। जब वो बेसमेंट में उतरते हैं तो उधर का मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं, और तुरंत ही अपने पड़ोसी के घर भाग जाते हैं। नीचे दीवार पर लिखा हुआ था, आई एम इन योर रूम, कम एंड फाइंड मी, यानी मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, आओ और मुझे खोज लो। और उसके घर से वो अपने पापा को कॉल करते हैं, घर बुलाते हैं। ब्रायन घर आता है और बेसमेंट चेक करता है। इतना सब होने पर भी ब्रायन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो सबका दोष अपनी बेटियों पर ही डालता है, और अपनी माँ की मौत का दुख को इसके पीछे की वजह बताता है, और एनी को और उसकी बहन को काउंसलिंग सेशंस के लिए भेजाने लगता है। आगे कुछ हफ्ते बीतने तक सब कुछ सही चलता है, शांति थी, सबको लगा चीजें सुधर गई हैं। फिर दिसंबर 1987 के शाम एनी और जेसिका अपने घर पर अकेली थी, और इस बार आवाज एनी के बेडरूम से आ रही थी। जब उन्होंने रूम खोल के देखा, दीवार पर एक लाल सी चीज से कुछ लिखा हुआ था। वो था, आई एम बैक, फाइंड मी इफ यू कैन, यानी मैं लौट आया हूँ, खोज सको तो खोज लो। इतना ही देखना था कि दोनों लड़कियां डर गईं और अपने पड़ोस के घर वापस से भाग, जहां उन्होंने अपने पापा को कॉल कर बुलाया। इस बार ब्रायन ने रूम में खुद जाकर देखा तो उधर का माहौल देखकर इस बार वो भी डर गया। पता चल गया कि ये कोई दिमाग का छलावा तो नहीं है, चीजें सच में बुरी थी इस घर में। उसने एनी के रूम को चेक करना सही समझा, यानी और देखा। एक और दीवार पे वैसे ही लाल रंग में लिखा हुआ था, मैरी मी। जब उसने पास के ही एक कोने पे अपनी नजर दौड़ाई तो वहां उसे साफ दिखा कि कोई है जो एक सफेद रंग के वेडिंग गाउन में बैठा हुआ है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एक लड़का दिखा जो उसकी मरी हुई बीवी का शादी का गाउन पहने बैठा था, मेकअप लगाकर, और उस लड़के के हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। वो लड़का कोई और नहीं, डैनियल लैप्लांटे ही। ब्रायन तुरंत उसके ऊपर कूदता है उसे पकड़ने के लिए, पर किसी तरह ब्रायन को एक तरफ ढकेल कर डैनियल वहां से भाग निकलता है। सब हैरान थे कि इतनी जल्दी डैनियल ऐसे कहाँ गायब हो गया। जब पुलिस को बुलाया गया और खोज पड़ताल की गई तो तब चीजें साफ हो गईं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी अजीब चीजें बाहर आईं। दीवार पे जो अजीब और गरीब बातें लिखी जाती थी वो केचप से लिखी जाती, पर एक चीज जो हर किसी को हैरान कर रखी थी वो थी डैनियल की छुपने की जगह। एनी के रूम में उसके कबोर्ड के पीछे एक छोटा सा हिस्सा था या जगह थी जो खाली छोड़ दी गई थी। जब उस कबोर्ड को हटाया गया और दीवारों को तोड़ा गया तो वहां मिला डैनियल लैप्लांटे, जो वहां ना जाने कितने हफ्तों से यहाँ छुपा बैठा था। आगे डैनियल ने दीवारों से होते हुए पूरे घर में सुरंगें बना रखी, जिसके मदद से वो पूरे घर में अलग अलग रूम में आना जाना करता था। दीवारों में अलग अलग जगह होल्स भी मिले, जिसके मदद से डैनियल एनी और उसकी बहन पर नजर रखता था। और हद डरावनी बात, डैनियल ने उसी दिन एनी के सामने खुद को लाने का सोचा था।
और तब उसके हाथ में, आपको याद होगा, एक कुल्हाड़ी भी थी। मतलब एनी उस दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी का शिकार होते होते बच गई। एनी के घर डैनियल के अरेस्ट के बाद डैनियल को जुवेनाइल फैसिलिटी में रखा गया कुछ महीने, जहां ये हालत उसकी मां से देखी ना गई और उन्होंने अक्टूबर 1987 में अपना घर गिरवी रखा और $10,000 देकर डैनियल को छुड़वा लिया। उन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था उस गलती का जो वो अपने बेटे को बाहर निकाल कर रही थी। अपनी आजादी के बाद डैनियल अपनी चोरी की आदत नहीं छोड़ सका। दिन में वो वही छोटी मोटी चोरी जारी रखता। अक्टूबर 14, 1987 की एक सुबह उसने .22 कैलिबर की 2 बंदूक पास ही के एक पड़ोस के घर से चुरा ली। नवंबर 16, 1987 डैनियल पास ही के एक गस्टफ्सन फैमिली के घर में घुसता है चोरी के नियत से और छोटी मोटी चीजें लेकर निकल जाता है। दिसंबर 1, 1987 आता है। डैनियल एक बार और गस्टफ्सन फैमिली के घर में घुसता है। इस बार उसके हाथ में वो चुराई हुई .22 मिलीमीटर की बंदूक भी थी। उस घर में 33 वर्षीय क्रिस्टीलिया गस्टफ्सन मिलती है। साथ में उसका 5 साल का बेटा विलियम भी था। क्रिस्टीलिया एक प्रेग्नेंट नर्सरी स्कूल टीचर थी और फिर उसके साथ जो हुआ वो किसी भी फैमिली रातों की नींद उड़ाने काफी। जब प्रिसिलिया का हस्बैंड घर आया काम से तो उसे घर पे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब उसने घर का गेट खोला और अंदर आया तो देखा कि लाइट सारे ऑफ हैं। वो ऊपर गया बेडरूम में तो देखा कि उसकी बीवी प्रिसिलिया बेड में औंधे मुंह पड़ी हुई है और उसके सर पर तकिया डाला हुआ है और इस बार वो तकिया खून से सना हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उसे बाद में पता चलता है कि प्रिसिलिया को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी उसके सर पर, और वो भी एक गोली नहीं, बहुत सारी गोली। पुलिस को 2 बच्चों की लाश भी मिलती है। विलियम की बॉडी ऊपर वाले बाथरूम के बाथटब में मिली जहां उसे डुबा कर मारा गया था और उसकी बहन को नीचे वाले बाथरूम के बाथटब में डुबा कर मारा गया था। डैनियल ने उसी फैमिली या प्रिसिलिया और उसके बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाया ये तो अभी तक अनक्लियर था, पर पुलिस को डैनियल को ट्रेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मर्डर के 48 घंटों के अंदर ही पुलिस द्वारा डैनियल को अरेस्ट कर लिया गया। वो एक पास ही के गोडाउन में छुपा मिला था। उसके सॉक्स से प्रिसिलिया के बाल भी मिले जो डैनियल के जुर्म साबित कर चुके थे। 1 साल बाद 1989 में डैनियल को कोर्ट के द्वारा 3 बार उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे मरते दम तक जेल में डाल दिया जाता है। पर डैनियल को उस वक्त इस मौत का हल्का सा भी कुछ मलाल नहीं, पर 2017 में अचानक उसका मन बदल जाता है और जब वो कोर्ट में अपने सजा को कम करने की मांग करता है। I murdered 3 innocent people. Because of me, a 5-year-old boy will never turn 6. There's a 7-year-old girl that will never turn 8. Because of me, a woman was never able to give birth to her 3rd child. And I robbed an unborn child in his first breath. क्या ये शब्द हैं उस हैवान के जो 4 जनों को मौत के घाट उतार दिया था, या ये शब्द हैं एक चालाक दरिंदे की जो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता है? प्रिसिलिया फैमिली की ये खुशकिस्मती ही समझे कि डैनियल के इस मांग को वहाँ की कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये थी डैनियल डप्लांटे की हैरान कर देने वाली कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।